बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं लॉ एजुकेशनल एकेडमी चैनल। और जो वीडियो आप देखें उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त, उसका पीडीएफ प्रिंट भी आपको दिया। उस पीडीएफ प्रिंट को आप फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने हर वीडियो के अंदर एक टेस्ट रखा हुआ है। उस टेस्ट को आप हल करें और उसको सबमिट करें, जो आपको ये बताएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। और जो आपने सवाल गलत किया होगा उस गलत सवाल की निशानदेही भी करेगा और उसका सही जवाब भी बताएगा। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं लॉ गेट का सीपीसी। हमने जो सेक्शन 15 से 20 पढ़ लिए थे, इसमें हम पढ़ने 47 से ऑनवर्ड पढ़ते हैं। 47 में क्या कहा गया? क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो डिटरमिन करती है कौन सी कोर्ट, जो एग्जीक्यूशन करती है डिग्री को, यानी डिग्री का इजरा करती है। देखें होता क्या है, जब एक कोर्ट कोई डिग्री किसी के हक में जारी कर देती है ना, तो अब उस कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद ब खुद उस पर अमल दरामद करवाएगी, बल्कि आप एप्लीकेशन मूव करते हैं कि अब मुझे जो मेरी डिग्री जारी हुई है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। तो जो कोर्ट उस पे अमल दरामद करवाती है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो इसमें यह कहा गया 47 में कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के जिम्मे क्या क्या बातें हैं। सिंपल वर्डिंग में, डिक्री जारी होने के बाद जो भी मामला उठेगा, डिक्री जारी इजरा करवाने का, डिक्री पे अमल दरामद करवाने का, सेटिस्फाई करने का, क्वेश्चन देने का, तमाम वाक्य जो है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जिम्मेदारी है। अगर आपसे लॉ गेट में पूछ ले कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जो जिम्मेदारी है वो ये नहीं है कि कुछ सवालों के जवाब दे कुछ के ना दे, नहीं। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जब डिक्री जारी कर दी गई और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है उसको कोर्ट उस डिक्री को जारी करवाने, इसका इजरा करवाने के लिए, उस पर अमल दरामद करवाने के लिए जितने भी मामलात खड़े होंगे उन सब का जवाब देने की पाबंद और उनको हल करने की पाबंद एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है। अब हम इसका पढ़ते 47(1) ऑल क्वेश्चन अराइजिंग, तमाम क्वेश्चन जो खड़े होंगे बिटवीन दी पार्टी, पार्टियों के दरमियान, टू दी सूट, जो मुकदमे की हैं, इन विच द डिक्री वाज पास, जिस मुकदमे में डिक्री पास की गई, आर देयर रिप्रेजेंटेटिव, या उनके कोई नुमाइंदे, ठीक है जी, या उनके कोई नुमाइंदे, एंड रिलेटिंग टू दी एग्जीक्यूशन, उसका ताल्लुक क्या? ये तीन लफ्ज बड़े कीमती हैं। किस चीज से ताल्लुक हो? पहला एग्जीक्यूशन, डिग्री के एग्जीक्यूशन से हो, डिस्चार्ज से हो, ठीक है, अमल दरामद से हो, सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन से हो ऑफ द डिग्री, डिग्री के, शैल बी डिटरमेंट, शैल का लफ्ज है यहाँ पे, जरूर है, मैंडेटरी प्रोविजन है, डिटरमेंट बाय द कोर्ट, वो कौन सी कोर्ट उन मामलों को हल करेगी? द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री, वो कोर्ट जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही है, जो डिग्री पे अमल दरामद करवा रही है, डिग्री का इजरा करवा रही है। एंड नॉट बाय ए सेपरेट सूट, आप इसमें सेपरेट मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते। अब लॉ गेट में आपसे कहेगा आपने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के अंदर कोई मुकदमा, आपने एप्लीकेशन दी कि मेरी इस डिग्री पे अमल दरामद करवाया जाए। अगर कोई मामला खड़ा हो जाता है किससे? एग्जीक्यूशन से, डिस्चार्ज से या सेटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री, तो ये वाला मामला आप अलग मुकदमा दायर करेंगे, सेपरेट सूट दाखिल करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के अंदर मैं एप्लीकेशन दूंगा, मेरा ये वाला मामला हल करके दें। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि डिग्री पास होने के बाद तमाम मामलात को हल करें। अब यहां पे शैल का लफ्ज है, अगर आपको डाल देगा मे का लफ्ज दिखे तो वो लफ्ज बिल्कुल गलत होगा। तो शैल मैंडेटरी प्रोविजन है। तो आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है जो सेक्शन 47 है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की, क्या ये मैंडेटरी प्रोविजन होती है कि वो तमाम मामलात को खुद डील करे या उसकी डिस्क्रिशनल पावर है? आप कहेंगे नहीं, मैंडेटरी प्रोविजन है, उस पर जिम्मेदारी है कि वो शैल का लफ्ज आया वो जरूर इन मामलात को खुद हल करेगी, हम सेपरेट मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते। इसी 47 के 2 में क्या कहा गया? द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन। अब इसमें 2 में मे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, 1 में शैल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। याद रखना इसी की 2 में मे का लफ्ज है, यहां अगर यहां पे शैल डाल दे तो गलत हो जाएगा। द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन, अगर कोर्ट
जो है किसी मामले को लेकर जो कोई ऑब्जेक्शन का है एज टू लिमिटेशन, जिसका ताल्लुक लिमिटेशन से हो, आर जुरिस्डिक्शन या जुरिस्डिक्शन से हो, ट्रीट वो क्या कर सकती है, ट्रीट ए प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के मुताबिक वो क्या कर सकती है, ट्रीट एज ए सूट, कि वो एक प्रोसीडिंग को सूट के तौर पर ट्रीट कर सकती है, और सूट एज ए प्रोसीडिंग, या किसी सूट को मुकदमे को प्रोसीडिंग बना सकती है, एंड मे, और वो ऐसा भी कर सकती है इफ नेसेसरी, अगर वो जरूरी समझे, ऑर्डर पेमेंट, वो ऑर्डर जारी कर सकती पेमेंट का, ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट फी, किसी भी एडिशनल कोर्ट फी का। देखो बड़ी कीमती बात है, 47 सेक्शन में कहा गया, 47(1) में कहा गया, जब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने कोई भी डिक्री की अजरा को लेकर, डिक्री के एग्जीक्यूशन को लेकर, उसकी एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज या सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई मैटर हो, वो सारी जिम्मेदारी शेल के साथ है, एग्जीक्यूटिंग की जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जिम्मेदारी कि वो उसको हल करेगी, सेपरेट मुकदमा दाखिल नहीं किया जाएगा। 47(2) में मे का लफ्ज आएगा। यहां पे ये कहा गया कि कोर्ट अगर चाहे तो वो लिमिटेशन के मामले को ले ले, या जुरिस्डिक्शन के मामले को देखते हुए क्या कर सकती है, एक प्रोसीडिंग को सूट बना सकती है, एक कार्रवाई को मुकदमा बना सकती है, और एक मुकदमे को कार्रवाई बना सकती है, ये वाली बात। और वो चाहे तो एडिशनल फीस भी लगा सकती है, एडिशनल पेमेंट भी लगा सकती है अगर वो जरूरी समझे, यानी एडिशनल कोर्ट फीस भी जारी कर सकती। तो आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो असल कोर्ट थी, इसने कोर्ट जो डिक्री जारी की थी, उसने जो कोर्ट फीस ली थी वो कम ले ली। लॉ गेट में कहेगा जिस कोर्ट ने डिक्री जारी की उसने कोर्ट फीस कम ली। अब मामला एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में आया, जब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में गया तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने देखा कि इसकी फीस तो ज्यादा बनती थी, तो जो डिक्री जो पास हुई है उसने कम फीस ली है, तो अब ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एडिशनल फीस लगा सकती है। आप कहेंगे जरूर लगा सकती है। 47(3) में वेयर ए क्वेश्चन अराइजेज, जहां पर कोई ऐसा सवाल उठता है एज टू वेदर, कि आया कि एनी पर्सन, कोई भी शख्स, इज है और इज नॉट या नहीं है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पार्टी, किसी पार्टी का नुमाइंदा, सच क्वेश्चन शेल के साथ, अब यहां पर सच क्वेश्चन शेल, ऐसा सवाल जरूर, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के मकसद के तहत, बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट, ये कोर्ट ही उस मामले को हल करेगी। तो देखो 47(1) और 47(3) में शेल का लफ्ज है और 47(2) में मे का लफ्ज है। तो 47(3) में क्या कहा गया, अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने ऐसा मामला आता है कि वो उसने ये देखना है कि ये बंदा, ये शख्स असल पार्टी का नुमाइंदा है या नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उस मामले को डिटरमिन कर सकती है, उस मसले को हल कर सकती है। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के मकसद के तहत, ए प्लेंटिफ हुज सूट हैज बीन डिसमिस्ड, कि जिसका दावा डिसमिस किया गया हो, एंड ए डिफेंडेंट, और एक ऐसा डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम, जिसके खिलाफ ये सूट हैज बीन डिसमिस्ड, और उसका मुकदमा जिसके खिलाफ जो है वो डिसमिस हो चुका हो, और पार्टी टू द सूट, वो पार्टी ही होते हैं। लॉ गेट में सवाल पूछेगा, अगर एक पार्टी का मुकदमा खारिज हुआ और एक, यानी प्लेंटिफ का मुकदमा खारिज हुआ और डिफेंडेंट के अगेंस्ट खारिज हुआ, तो ये क्या पार्टियां हैं, मुकदमा खारिज हो चुका, आप कहेंगे हाँ ये पार्टियां होंगी। अब हम पढ़ते हैं इसका सेक्शन 75 पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, कोर्ट के पास पावर है कि वो कमीशन को इशू कर सकती। कमीशन किसको कहते हैं, सिविल मुकदमात के अंदर, देखो क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल के अंदर ये क्रिमिनल की बात नहीं करता, ये सिविल की बात कर रहा है। सिविल मुकदमात में अगर कोर्ट को ये लगे कि एक जगह जाना, अदालत वो उस ना तो शख्स को बुलवा सकती, मिसाल के तौर के ऊपर कहीं पे पर्दा नशीन औरतें हैं, या कहीं पे कोई बीमार है, या कहीं पे कोई ऐसी जदाद है कि जिसको कोर्ट पे पेश नहीं किया जा सकता, या कहीं पे किसी जदाद की तकसीम करनी हो, ठीक है, या कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करनी हो, ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं, इनके लिए अदालत क्या करती है, एक कमीशन मुकर्रर करती है, कुछ लोगों को अथॉरिटी देकर भेज देती कि तुम मौका वारदात पर जाओ, उस मौके पे जाओ, मौका वारदात नहीं बल्कि मौके पे जाओ, उस मौके पे जाके देखो, वकूए पे जाके देखो क्या मामला है, और फिर रिपोर्ट मुझे आके दे दो, इसको कमीशन कहते हैं।
अब इसके अंदर बड़ी कीमती लफ्ज आएंगे। पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, कोर्ट की पावर है कि वो कमीशन को इशू कर सकती है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, ये कंडीशन जरूर होंगी, एंड लिमिटेशन, और जो लिमिटेशन कानून लगा दे, यानी ये वाली कंडीशन जो नीचे दी जा रही है ए से डी तक, ये कंडीशन है। और जो क्या करे कि कोई उनके ऊपर कोई कंडीशन ऐसी लगा दे, कोई कानून कोई उसके ऊपर कंडीशन लगाए, एंड लिमिटेशन, या कोई लिमिटेशन लगा दे, मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो प्रिस्क्राइब किए जाए, द कोर्ट में इशू, कोर्ट इशू कर सकती है मे के साथ। अब यहां पे शेल का लफ्ज नहीं है, कोर्ट में इशू, कोर्ट चाहे तो इशू करेगी, शेल नहीं है, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, कोर्ट पे जिम्मेदारी नहीं कि वो कमीशन बनाएगी, चाहे तो बनाए चाहे तो ना बनाए। मे इशू ए कमीशन, कमीशन इशू कर सकती है टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी शख्स को एग्जामिन करने के लिए, टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, टू एग्जामिन आर एडजस्ट अकाउंट, मुआयना करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए अकाउंट को, आर टू मेक ए पार्टीशन, या कोई जायदाद की तकसीम के लिए कमीशन बना सकती है। अब इसमें जो खतर, जो कहते जो सबसे आपको जो मेन इंपॉर्टेंट जो लफ्ज आपसे पूछेगा वो क्या है, यानी इसके अंदर आपको लॉ गेट में उलझा कर देगा, टू मेक ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, टू मेक ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये लफ्ज गलत है, टू मेक ए सिविल इन्वेस्टिगेशन। देखें 75 के अंदर क्या कहा गया कि कोर्ट अगर चाहे तो इन मामलों में मे के साथ कमीशन जारी कर सकती है, टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी शख्स को एग्जामिन करने के लिए, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या कोई एग्जामिन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए अकाउंट को, या कोई पार्टीशन करने के लिए कमीशन जारी कर सकती है। तो यहां पर आपसे उलझाकर क्या लफ्ज कहेगा, टू मेक ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी बल्कि क्या करेगी, लोकल इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो 75 में आपसे ये पूछ सकता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, नहीं, ये लोकल इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक रखता है। अब हम इसका देखते हैं, 75 हमने देखा, अब 96 देखते हैं। 96 में ये कहा गया, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ओरिजिनल डिक्री से अपील हासिल करना। याद रखना तमाम डिक्रियां अपीलेबल होती हैं मां सिवाय कंसेंट डिक्री के, जिसको म्यूचुअल कंसेंट भी कहते हैं, या जिसको कंप्रोमाइज डिक्री भी कहते हैं। तो आप अपने जहन में क्या बिठा लें, एवरी का लफ्ज ठीक होगा, एवरी डिक्री इज अपीलेबल एक्सेप्ट, मां सिवाय, द कंसेंट या म्यूचुअल कंसेंट, या क्या नाम है, कंप्रोमाइज डिक्री या कंप्रोमाइज डिक्री के, यानी हर अपील जो है, हर डिक्री अपीलेबल होती है मां सिवाय कंसेंट डिक्री के, या म्यूचुअल कंसेंट डिग्री के, या कंप्रोमाइज डिग्री के, ये बस कहा गया। तो हर डिग्री अपीलेबल, एवरी का लफ्ज ठीक है, सर्टेन डिग्री नहीं। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल डिग्री की अपील, तो 96 में ये भी याद रखना कि ये ओरिजिनल डिग्री से ताल्लुक रखती है, ठीक है, ये एप्पलेट डिग्री से ताल्लुक नहीं रखती है, ओरिजिनल डिग्री से ताल्लुक रखती है। 96(1) में कहा गया, से वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड, या तो इसी किताब में कुछ और बात वाज़िया तौर पे कह दी गई हो, और बाय एनी अदर लॉ, या किसी और कानून ने कह दी हो, द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कि नाफिजुल वक्त हो, एन अपील शैल लाई, एक अपील जरूर की जाएगी, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री, हर डिक्री से अपील जरूर ली जाएगी, पास्ड बाय एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट ने पास की हो, एक्सरसाइजिंग, क्या इस्तेमाल करते हुए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, एप्पलेट जुरिस्डिक्शन नहीं, टू द कोर्ट, उस कोर्ट ने अथोराइज, कि जो इतनी ताकत रखती हो, टू हेयर, के वो सुने, अपील को, फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट, इस कोर्ट के डिसीजन से। यानी इसके अंदर एक बात ये की गई कि हर डिक्री अपीलेबल होती है। अब आपसे लॉ गेट के अंदर कहेगा सिर्फ वो डिक्रियां अपीलेबल होती हैं जो सीपीसी ने कही, आप कहेंगे गलत, जो सीपीसी ने कही वो तो डिक्रियां अपीलेबल है ही हैं, वो डिक्रियां भी अपीलेबल होती हैं जो सीपीसी ने नहीं कही, बल्कि नाफिजुल वक्त कानून ने, कौन सा लॉ, इनफोर्स जो होता है, टाइम बीइंग इनफोर्स, उसने भी कोई डिक्री को अपीलेबल ठहरा दिया हो, तो वो डिक्री भी अपीलेबल है। 96 के सेक्शन के तहत एवरी डिक्री इज अपीलेबल, एवरी का लफ्ज ठीक है। और कौन सी डिक्री अपीलेबल नहीं है, कंसेंट डिक्री,
जिसको म्यूचुअल कंसेंट भी कहते हैं और उसी को कंप्रोमाइज डिग्री भी कहते हैं, वो अपीलेबल नहीं है। वो कंप्रोमाइज डिग्री क्या होती है मैं भी बताता हूं। 96(2) में एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री, अपील उसकी भी हो सकती है ओरिजिनल डिग्री की पास्ट एक्स पार्टी, जो एक्स पार्टी के जरिए हो, यानी एक तरफा जो डिग्री हो कि एक पार्टी हाजिर नहीं हुई थी और उसके खिलाफ कार्रवाई करके एक के हक में फैसला कर दिया गया, उसकी भी डिग्री होती है। तीसरे में क्या कहा गया, नो अपील शैल लाई। अब 96(3) के अंदर जो है ना कंसेंट डिग्री का जिक्र आपसे लॉ में कह सकता है कि किस 96 की कौन सी सब सेक्शन के अंदर कंसेंट डिग्री का जिक्र है, आप कहेंगे 96(3) में कंसेंट डिग्री का जिक्र है। तो नो अपील शैल लाई, कोई भी अपील नहीं बनेगी फ्रॉम ए डिग्री, एक डिग्री से पास्ड बाय द कोर्ट, जो किसी कोर्ट ने पास की हो, विद कंसेंट ऑफ पार्टी, पार्टी की कंसेंट से। अब अपने जहन में अहम पॉइंट देखें, एवरी डिग्री इज अपीलेबल, हर डिग्री अपीलेबल होती है, पहली चीज। दूसरा कि सिर्फ सीपीसी के कानून के तहत ही हर डिग्री अपीलेबल नहीं होती, कोई दूसरा कानून भी किसी डिग्री को अपीलेबल ठहरा सकता है, दूसरी बात। तीसरी बात यह कि एक्स पार्टी, आपसे लॉ में पूछ सकता है कि एक्स पार्टी जो डिग्री जारी होती है क्या वो भी अपीलेबल होती है, आप कहेंगे हाँ, जो एक्स पार्टी डिग्री होती है वो भी अपीलेबल होती है। फिर आपसे लॉ में पूछेगा कि क्या कंसेंट डिग्री जो होती है, जिसको कंप्रोमाइज डिग्री भी कहते हैं या म्यूचुअल कंसेंट डिग्री कहते हैं, वो अपीलेबल होती है, आप कहेंगे नहीं। अब म्यूचुअल कंसेंट या कंप्रोमाइज डिग्री क्या होती है, मेरा और एक शख्स का, राणा साहब का, मेरा और किसी प्लाट के मामले के ऊपर मुतनाजा चल रहा था, हम दोनों का केस चल रहा अदालत में, हम तंग आ चुके हैं, हमने अदालत से कहा जज साहब हम इस मामले के ऊपर इस मुद्दे पर आकर हम आपस में रजामंद हो गए, हमारी ये वाली डिग्री जारी कर दें, ठीक है जी। अब हमारी मर्जी से जो डिग्री जारी होती है ना उसको कंसेंट डिग्री कहते हैं, तो वो वाली डिग्री अपीलेबल नहीं होती। क्यों, कोर्ट कहेगी भाई तुमने अपनी मर्जी से जारी करवाई है, दोनों पार्टियों की मर्जी से जब एक डिग्री जारी हुई है तो मैं इसको क्यों अपील उसकी सुनूं। मगर आगे कानून में ये है, सिर्फ लॉ गेट की हद तक वो अपीलेबल नहीं है, मगर कानून में ये है कि वो डिग्री अपीलेबल होती है, मगर कब, जब आप ये साबित कर दें कि फ्रॉड हुआ था, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई थी, जब कोई सफिशिएंट काज शो कर दें तो उसमें भी अपील दी जा सकती है। मगर लॉ गेट की हद में आपने क्या कहना कि कंसेंट डिग्री अपीलेबल नहीं होती, तो हर डिग्री अपीलेबल, एक्स पार्टी डिग्री भी अपीलेबल, मगर कंसेंट डिग्री अपीलेबल नहीं होती। अब हम इसमें देख रहे हैं 104, ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाई, किस किस ऑर्डर से अपील निकलती है। देखो हमने भी देखा था डिग्री से तो अपील होती है, मगर ऑर्डर से भी अपील होती है। एक और चीज याद रखना, आपसे लॉ गेट पूछ सकता है कि क्या अपील के ऊपर अपील होती है, डबल अपील होती है, ठीक है, आप कहेंगे हाँ, मगर डबल ऑर्डर के ऊपर अपील जो होगी उसकी डबल डिग्री नहीं होगी, डबल अपील नहीं होती। ऑर्डर जो है वो डबल अपीलेबल नहीं होता, डिग्री डबल अपीलेबल होती है। 104 में ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाई, ऐसा ऑर्डर जिससे अपील निकलती हो। एन अपील शेल लाई, एक अपील निकलेगी, शेल भी का लफ्ज है, जरूर निकलेगी, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर, इन ऑर्डर से, एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली, इसमें सेविंग क्लास है कि या अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड, कि तो इस किताब में वाजिया कही गई हो, और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ये किसी दूसरे कानून ने कही गई हो, फ्रॉम नो अदर ऑर्डर, इनके अलावा कोई और ऑर्डर नहीं। अब देखो इसमें क्या कहा गया, वही वाली बात जो हमने 96 में पढ़ी कि या तो सीपीसी की किताब जिस ऑर्डर को अपीलेबल ठहरा दे वो ऑर्डर अपीलेबल है, तो लॉ गेट में पूछ सकता है जिसको सीपीसी जो है वो अपीलेबल ऑर्डर ठहराए तो सिर्फ वही अपीलेबल ऑर्डर होगा, बाकी कोई ऑर्डर, कोई टाइम बीइंग इन फोर्स का जो ऑर्डर होगा वो अपीलेबल नहीं होता। आप कहेंगे गलत है, सीपीसी का ऑर्डर जो उसने बताया है वो ऑर्डर तो अपीलेबल है ही है, मगर वो वाले ऑर्डर भी अपीलेबल हो सकते हैं, जो कोई दूसरा नाफिजुल वक्त कानून ये कह दे कि ये वाला ऑर्डर अपीलेबल है तो उस ऑर्डर की भी अपील सुनी जाएगी, उस ऑर्डर के बारे में भी अपील की जा सकती है। तो अब इसमें क्या कहा गया, पहला, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A, 35A वाला जो ऑर्डर है ये अपीलेबल होता है। फिर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 47, 47 सेक्शन के तहत जो ऑर्डर होता है ये भी अपीलेबल होता है। फिर आगे क्या कहा गया, आगे क्या कहा गया, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 ये भी अपीलेबल है। फिर आगे क्या कहा गया, एच में,
एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। इस किताब, कोड का लफ्ज जब भी आता है, जिस किताब को आप पढ़ रहे हो वो उस किताब को कोड कहते हैं। मैं सीपीसी पढ़ रहा हूं तो सीपीसी कोड, सीआरपीसी में कोड आएगा तो वो सीआरपीसी कहलाएगी। तो एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, इस सीपीसी के किसी भी कानून के मुताबिक इम्पोजिंग, जो ड्यूटी लगा दे ए फाइन, किसी फाइन की, यानी किसी पे कोई जुर्माना ऐड कर दिया गया हो, आर डायरेक्टिंग द अरेस्ट, या किसी को अरेस्ट किए जाने का हुक्म हो, आर डिटेंशन, या उसको कैद में रखने का, यानी उसको हिरासत में रखने का हो, रोक के रखने का हो, इन सिविल प्रिजन, सिविल जेल में। यहां पे सिविल का लफ्ज बड़ा कीमती है। अगर आपसे कह देगा यहां पर क्रिमिनल प्रिजन तो लफ्ज गलत हो जाएगा। ऑफ एनी पर्सन, किसी भी शख्स का, एक्सेप्ट वेयर सच अरेस्ट और डिटेंशन इज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, मगर वो जो अरेस्ट है वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से ताल्लुक ना रखता हो। दोबारा समझे, सीपीसी ने जिस कानून को, जिस ऑर्डर को अपीलेबल ठहराया है, वो ऑर्डर जो है या वो सेक्शन जो है वो अपीलेबल होते हैं। और इसके अलावा कोई और कानून किसी ऑर्डर को, नाफिजुल वक्त कानून उसको अपीलेबल ठहरा दे, वो भी अपीलेबल होता है। पहली बात। अब वो कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 35 से 47 से 95, ये सारे के सारे अपीलेबल हैं। इसके अलावा एक और चीज की गई, आपसे लॉ एक्ट में कह सकता है कि अगर किसी पे कोई जुर्माना लगा दिया गया हो, कोई ऐसा ऑर्डर जिसका ताल्लुक फाइन से, इम्पोजिंग ए फाइन, क्या जुर्माने वाला ऑर्डर भी अपीलेबल होता है? आप कहेंगे हाँ होता है। फिर आपसे कह देगा कि क्या किसी शख्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर हो, सिविल अरेस्ट का हो या सिविल डिटेंशन का हो, तो क्या वो अपीलेबल है? आप कहेंगे हाँ। मगर अब सबसे अहम बात, अगर तो वो अरेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड है तो वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। दोबारा देखें, हर तरह की सिविल अरेस्ट का ऑर्डर अपीलेबल होता है, मां सिवाय कौन सा, कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड कोई ऑर्डर हो तो वो अपीलेबल नहीं होता। यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री किसको कहते हैं? कि डिक्री पे अमल दरामद करवाने का कोई ऑर्डर है। मेरे खिलाफ कोई डिक्री जारी हुई कि तुम ये अपना मकान खाली कर दो, और मैं मकान खाली नहीं कर रहा, अब मुझे जो पुलिस उठाकर लेके जा रही है, सिविल अरेस्ट कर रही है, ये वाला ऑर्डर जो है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री वाला, डिक्री पे अमल दरामद करने वाला, ये अपीलेबल नहीं होगा। एनी ऑर्डर मेड अंडर रूल फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सप्रेसली अलाउड बाय द रूल, ये किसी रूल के जरिए से वाज़ेह तौर के ऊपर कोई अपील की गई हो। तो देखिए 104 में हमने सारा क्या देखा कि जितने भी सेक्शन दिए हैं ये, या कोई नाफिजुल वक्त कानून, कोई और कोई कानून को अपीलेबल, किसी ऑर्डर को अपीलेबल ठहरा दे, वो सब के सब अपीलेबल होते हैं। सिविल अरेस्ट, सिविल जुर्माना, ये भी अपीलेबल होता है। मगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड अगर कोई सिविल अरेस्ट है वो अपीलेबल नहीं होता। प्रोवाइडेड, ये बात क्या की गई, दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर, किसी और ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं होगी। स्पेसिफाइड इन क्लास ए, जो क्लास ए में कहा गया, सेव ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पर, दैट नो ऑर्डर आर एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ लेस अमाउंट, कि ऐसा ऑर्डर है जो लेस अमाउंट का है, आर टू हैव बीन मेड, के जो वो चाहता है कि दिया जाए। बड़ा कीमती है ये। इसमें यह कहा गया कि एक ऐसा ऑर्डर है कि जिसके अंदर एक शख्स ये चाहता है कि मुझे ऐसा ऑर्डर मिलना चाहिए था कि जिसके अंदर रकम, जो मुझे मुआवजा मिल रहा है, जो कॉस्ट मिल रही, जो मुझे कोई पेमेंट मिल रही है, वो पेमेंट ज्यादा होनी चाहिए थी, ये कम होनी चाहिए थी। इस तरह का कोई ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं होती। इसी की सबसेक्शन 2 में देखेंगे, नो अपील शैल लाई, अपील नहीं बनेगी फ्रॉम एन ऑर्डर, के ऑर्डर से, पास्ट इन अपील, जो अपील के अंदर पास हो, अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन का। बड़ा ही कीमती है सबसेक्शन 2। अपील आपने, अब डिक्री में चले जाएं पहले, फिर आपको समझ आएगी। एवरी डिक्री इज अपीलेबल, आपने पहली डिक्री की अपील की, उसका फैसला आ गया, अब आपको यह फैसला मंजूर नहीं है, आप इस डिक्री की जो फैसला आया, अपील का जो फैसला, उस अपील पे अपील कर सकते हैं, डबल अपील कर सकते हैं। मगर ऑर्डर में डबल अपील नहीं होती। तो 2 में क्या कहा गया कि ऑर्डर में डबल अपील नहीं होती, यानी जो फैसला ऑर्डर के अंदर, आपका कोई ऑर्डर था, उसके खिलाफ आपने अपील दायर की, अब वो फैसला आ गया, तो उस अपील के फैसले पे आप डबल अपील नहीं कर सकते। ये वाली बात की गई। अब है हमारे पास सेक्शन 115, बड़ा अहम है।
सेक्शन 115 काफी लंबा है, इसको गौर से देखें। रिवीजन के मुताल्लिक है। सबसे पहले तो रिवीजन किसकी होती है? रिवीजन होती है कि एक निचली कोर्ट ने अगर कोई मामला कुछ ऐसा कर दिया है तो आप उसकी निगरानी दायर करते हैं कि मैं इस उससे ऊपर वाली कोर्ट में कि आप इसकी निगरानी को सुने, ये वाले इसके मुताल्लिक है। उसको निगरानी यानी रिवीजन कहते हैं। 115(1) में क्या कहा गया? हाई कोर्ट में कॉल, हाई कोर्ट कॉल कर सकती, मे का लफ्ज है, मे कॉल कर सकती है फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस, किसी भी केस के रिकॉर्ड को तलब करने के लिए, विच हैज बीन डिसाइडेड, जो डिसाइड किया है, बाय एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट ने, सब ऑर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट, जो उस हाई कोर्ट के ताबे हैं, एंड इन विच नो अपील लाई, मगर उसमें अपील ना होती हो, सबसे कीमती अपील ना होती हो देयर टू उससे, एंड इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर, अगर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करे तो हम निगरानी दायर करेंगे। यानी देखें, जहां पर अपील आप दायर करेंगे ना, वहां पर निगरानी नहीं होगी। ये बड़ी कीमती बात बता रहा हूं। जहां पर आपने अपील दायर कर दी, अब आप निगरानी दायर नहीं कर सकते। एक और कीमती बात बता रहा हूं कि जिन जिन मामलात में अपील नहीं होती, उन मामलात में तकरीबन 99.999% क्या होता है? रिवीजन जरूर होती है। देखो, मैंने दो कीमती बातें आपको बताई। पहली क्या? अगर आपने अपील दायर कर दी है तो अब आप निगरानी दायर नहीं कर सकते। नंबर 2, जहां पर अपील नहीं होती वहां पर कानून ने आपको सहूलत किसकी दे दी? रिवीजन की, कि आप निगरानी दायर कर दें, ये वाली बात। तो आप निगरानी कहां कहां दाखिल कर सकते हैं? अब वो उसमें बताया, ए में बताया, टू हैव एक्सरसाइज ए जुरिसडिक्शन, किसी कोर्ट ने अपनी ताकत इस्तेमाल की गई हो, नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, जो कानून ने उसको ना दी हो। रिवीजन कहां पे दाखिल कर सकते हैं? एक कोर्ट ने अपनी ताकत इस्तेमाल की हो, अपनी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल की हो। कौन सी जुरिसडिक्शन? जो कानून ने उसको दी ही ना हो और वो खुद ब खुद उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे। या टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज, कि वो नाकाम हो चुकी है, ए जुरिसडिक्शन, एक जुरिसडिक्शन अपनाने में, टू वेस्टेड, जो उसको दी गई थी। ऊपर क्या कहा गया कि रिवीजन वहां पे दाखिल करेंगे कि एक कोर्ट को अथॉरिटी बनती ही नहीं थी, पावर थी ही नहीं, मगर उसने वो काम कर दिया, वहां पे रिवीजन बनेगी। बी में क्या कहा गया? एक कोर्ट को अथॉरिटी दी गई थी कि तुम ये काम करो, मगर वो नाकाम हो गई, तब रिवीजन बनेगी। सी में टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ, टू हैव एक्टेड, वो अमल कर रही है, इन द एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन, उस जुरिसडिक्शन को अपनाते हुए, इलीगली, के गैर कानूनी तौर पर, आर विद मटेरियल इरेगुलरिटी। तो 3 चीजों में आप निगरानी दायर कर सकते। पहला, कि ऐसी जुरिसडिक्शन जो कोर्ट को दी ही नहीं गई और वो अपनी जुरिसडिक्शन से बढ़कर कोई काम कर रही है, उसके खिलाफ आप निगरानी दायर करेंगे। नंबर 2, उसके खिलाफ भी निगरानी आप दायर कर सकते हैं कि कोर्ट को जो जुरिसडिक्शन दी गई थी वो उस जुरिसडिक्शन पे पूरा नहीं उतर रही, नाकाम हो चुकी है। और तीसरी निगरानी कहां पे दायर कर सकते हैं? वहां पर भी जहां पे इलीगैलिटी हो या जहां पे मटेरियल इरेगुलरिटी हो। तो आपसे लगातार पूछ सकता है, मटेरियल इरेगुलरिटी के ऊपर और इलीगैलिटी के ऊपर क्या अब निगरानी होती है, रिवीजन होती है? आप कहेंगे हाँ होती है। अब इसके अंदर आया, द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर, हाई कोर्ट चाहे तो ऐसा ऑर्डर ले सकती इन द केसेस एज इट थिंक फिट, जो वो मुनासिब समझे। प्रोवाइडेड, प्रोविजन दी गई, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन मेक एन एप्लीकेशन, जहां पे एक शख्स कोई दरखास्त देता है, अंडर दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन के तहत, ही शैल, वो जरूर, इन सपोर्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के साथ, फर्निश कॉपी, वो कॉपी लगाएगा, ऑफ द प्लीडिंग, उस दावे की, मुकदमे की, डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट साथ हैं, एंड ऑर्डर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, और उस मातहत कोर्ट का ऑर्डर भी साथ लगाएगा, एंड द हाई कोर्ट, और जो हाई कोर्ट है, शैल, जरूर, एक्सेप्ट फॉर रीजन, मां सिवाय उन वजूहात के, टू बी रिकॉर्डेड, जो वो लिखेगी, डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को निपटा देगी, विदाउट कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड, बगैर कोई रिकॉर्ड तलब किए गए, ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, इस सबऑर्डिनेट कोर्ट के। तो प्रोविजन में क्या कहा गया? जब भी आप निगरानी दायर करेंगे तो आप क्या क्या कॉपी साथ लगाएंगे? आप क्या करेंगे? प्लीडिंग की कॉपी साथ लगाएंगे, यानी जो मुकदमा था आपकी उसकी फोटो कॉपी साथ लगाएंगे, और साथ
डॉक्यूमेंट जो जो आपने मुकदमे में दिए थे उसकी कॉपी लगाएंगे, और साथ क्या, जिस ऑर्डर के या जिस मामले के बारे के अंदर आप निगरानी दायर कर रहे हैं उस सब ऑर्डिनेट कोर्ट के उस ऑर्डर की कॉपी साथ लगाएंगे कि इस ऑर्डर के खिलाफ मैं निगरानी दायर कर रहा हूं, रिवीजन दायर कर रहा हूं, वो लगाएंगे। और इसमें एक बड़ी कीमती बात यह की गई कि हाई कोर्ट चाहे तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट के रिकॉर्ड को तलब कर भी सकती है, चाहे नहीं भी कर सकती, हाई कोर्ट की पावर दे दी गई। अगली प्रोविजन क्या दी गई, प्रोवाइडेड फर्दर, मजीद क्या कहा गया, एट सच एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन पे शैल बी मेड विद इन 90 डेज। तो आप एप्लीकेशन कितने दे सकते हैं, 90 दिन के अंदर अंदर। रिवीजन की एप्लीकेशन किसमें, 90 दिन के अंदर अंदर ऑफ द डिसीजन ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले के 90 दिन के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, किसकी, रिवीजन की। विच शैल प्रोवाइडेड, जो जरूर प्रोवाइड की जाएगी, एक कॉपी ऑफ सच डिसीजन, उस डिसीजन की कॉपी विद इन 3 डेज, 3 दिनों के अंदर, देयर ऑफ, उससे, एंड द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ, वो फैसला कर देगी, ऑफ सच एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का, विद इन 6 मंथ, 6 महीने में। अब देखो इसमें बड़ी कीमती बातें की गई। पहला ये कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया जिसके खिलाफ आप रिवीजन दाखिल करना चाहते हैं, तो जिस दिन वो फैसला हुआ था उसके 90 दिन के अंदर अंदर आप फैसला, आप एप्लीकेशन देंगे रिवीजन की, 90 दिन के अंदर अंदर आप रिवीजन की एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। फिर इसमें क्या कहा गया कि जिस कोर्ट ने आपका, सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने जो आपको फैसला दिया है, वो 3 दिन के अंदर अंदर फैसले की कॉपी आपको देने की पाबंद है। अब आपने 90 दिन के अंदर देनी, सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने 3 दिन के अंदर अंदर जो फैसला किया उसकी कॉपी देने की आपको पाबंद है। अब 3 दिन के अंदर कॉपी आपको मिल गई, अब 90 दिन है आपके पास, कौन से दिन से लेकर जिस दिन फैसला हुआ था, तो उस फैसले वाले दिन से लेकर आपके पास 90 दिन है। उस 90 दिन के अंदर आप क्या करें, आपके हाथ में जब कॉपी आ गई, आपके पास 90 दिन है, आप क्या करें, अब अपना मुकदमा दे, आप क्या करें, अपनी रिवीजन दाखिल कर दें, उसकी एप्लीकेशन दे दें। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा हाई कोर्ट कितने दिनों के अंदर इस रिवीजन के फैसले को करेगी, आप कहेंगे 6 महीने के अंदर अंदर करेगी। तो लॉ गेट में 3 सवाल पूछ सकता है कि जो रिवीजन होती है, इसका जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है वो अपना फैसला कितने दिनों के अंदर कॉपी देती है, आप कहेंगे 3 दिन में। फिर पूछ सकता है रिवीजन की एप्लीकेशन कितने दिनों में दी जा सकती है, कहेंगे 90 दिनों में। फिर आपसे पूछेगा जो आप एप्लीकेशन हाई कोर्ट को देंगे रिवीजन की, वो कितने दिनों में उसका फैसला कर देगी, आप कहेंगे 6 माह के अंदर। इसमें यानी सब सेक्शन 2 की गई। अब हम पहले पढ़ी थी 115 की सब सेक्शन 1 पढ़ी थी, अब हम 115 की सब सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। वो क्या है, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जिली कोर्ट है, में एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड, वो उसी ताकत को इस्तेमाल कर सकती जो दी गई है ऑन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को, बाय सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 के जरिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस, किसी भी केस के मामले में जो डिसाइड किया गया है, बाय द कोर्ट सब ऑर्डिनेट टू सच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उस कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ताबे है। यानी इसमें क्या कहा गया, हाई कोर्ट को रिवीजन की पावर है, मगर हाई कोर्ट की यही पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दे दी गई कि तुम भी क्या कर सकती हो, अपनी सब ऑर्डिनेट कोर्ट की ऊपर निगरानी कर सकती हो, ये कहा गया। टू सच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ताबे है, इन विच नो अपील लाई, जिसमें अपील ना हो, एंड द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर वेयर ऑफ, और जो सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है, डज नॉट एक्सीड, वो एक्सीड ना करे, द लिमिट ऑफ द एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एपेलेट जुरिसडिक्शन। सब यहाँ पे एक नुक्ता बड़ा कीमती है। आपसे लॉ गेट ने पूछेगा रिवीजन की पावर सिर्फ हाई कोर्ट को होती है, आप कहेंगे हाई कोर्ट को तो है, मगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इस पावर को इस्तेमाल करती है। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो रिवीजन की पावर को इस्तेमाल करती है, क्या अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू बढ़ जाए तो क्या अब भी रिवीजन की पावर वो इस्तेमाल कर सकती है, आप कहेंगे तब नहीं कर सकती। अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू, पेक्यूनरी वैल्यू या कोई भी वैल्यू अगर बढ़ जाए उसकी लिमिट से, अब वो रिवीजन की पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती। तीसरा अहम बात, वो आपसे कहेगा जहां पे अपील कर दी गई हो तो वहां पे रिवीजन बनती है, आप कहेंगे वहां पे रिवीजन नहीं होगी जब अपील हो गई तो। अब आपसे एक और चीज लॉ गेट में पूछेगा कि जहां पर अपील नहीं होती वहां पर क्या चीज होती है, आप कहेंगे जहां पे अपील नहीं होती वहां पे रिवीजन होती है। सबसेक्शन 3 में क्या कहा गया, इफ एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, अगर सबसेक्शन 1 के तहत कोई एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ केस, किस केस में, विद इन
द कंपिटेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कंपिटेंसी के बारे में हैज बीन मेड, वो दिया गया हो एदर टू दी हाई कोर्ट या हाई कोर्ट को, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, नो फर्दर सच एप्लीकेशन शैल बी मेड टू एदर ऑफ देम, तो ये उस मजीद आगे उसकी वो नहीं लेगी। यानी मिसाल के तौर पर यह कहा गया अगर एक रिवीजन आपने हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल कर दी एक ऑर्डर की, तो उसी की रिवीजन अब आप हाई कोर्ट में दाखिल नहीं करेंगे, या अगर आपने एक मामले की रिवीजन हाई कोर्ट में दाखिल कर दी, अब उसी की रिवीजन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल नहीं करेंगे। यानी सिंपल वर्डिंग में आप रिवीजन एक ही कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अगर एक केस की आपने मजिस्ट्रेट की जो है सिविल जज की, मजिस्ट्रेट कह रहा हूं सिविल जज की कोई भी ऑर्डर की आपने रिवीजन दाखिल कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो अब आप इसी रिवीजन को हाई कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकेंगे। चौथा, सबसेक्शन 4, नो प्रोसीडिंग इन रिवीजन शैल बी इंटरटेन्ड। जो रिवीजन है इसकी कोई जो उसकी प्रोसीडिंग है उसको वो नहीं सुनेगी बाय हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 2 बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो कोई फैसला दिया होगा। यानी 4 में क्या कहा गया, आपने सिविल कोर्ट की कोई ऑर्डर की रिवीजन दाखिल की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लागैट में कहेगा सिविल कोर्ट की आपने कोई रिवीजन दाखिल की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो फैसला दे दिया, अब उस फैसले के खिलाफ आप आगे हाई कोर्ट में रिवीजन दोबारा दाखिल कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। रिवीजन किसकी होती है? निचली कोर्ट से ऊपर वाली कोर्ट में निगरानी दाखिल हो जाती है। हकीकत में ये पावर हाई कोर्ट की है, मगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इस पावर को इस्तेमाल करती है। जहां पे आपने अपील दायर कर दी वहां पे रिवीजन दाखिल नहीं कर सकते, डबल रिवीजन नहीं होती। आपने अगर हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन दायर कर दी है तब हाई कोर्ट में दाखिल नहीं करेंगे। अब हमारा आज का आखिरी जो सेक्शन है वो है 151। हमारा सेक्शन खत्म हो गया, ये 10 नंबर का था सीपीसी में। अब हम ऑर्डर आगे देखा करेंगे। 151, सेव ऑफ इनहेरिटेंस पावर ऑफ कोर्ट की इनहेरिटेंस पावर। ये सिविल कोर्ट की इतनी हैवी पावर है कि जिसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं, कोई लिमिटेशन को पीरियड, इस पर कोई कयूद नहीं। ये इसकी इतनी हैवी पावर है कि इस पावर को इस्तेमाल करके वो कानून के खिलाफ कोई भी मामला गया हो वो बगैर कयूद के बगैर लिमिटेशन के उस मामले को हल करके इंसाफ दिलवाएगी। यानी इसका मकसद क्या 151 का इंसाफ दिलवाना, इस पे कोई कयूद जो है असरअंदाज नहीं होगी। सेविंग ऑफ इनहेरिटेंस पावर ऑफ कोर्ट, नथिंग इन दिस कोड, इस कोड यानी सीपीसी किताब में ऐसी कोई चीज नहीं है। शैल बी डीम्ड कि जिसको हम तसव्वुर करके बैठ जाएं टू लिमिट के वो महदूद कर देगी, और अदरवाइज इफेक्ट या किसी तरीके से असरअंदाज हो जाएगी द इनहेरिटेंस पावर ऑफ द कोर्ट की वरासती पावर पर, इनहेरिटेंस पावर पर। टू मेक सच ऑर्डर कि वो एक ऐसा ऑर्डर जारी करेगी एज मे बी नेसेसरी, जो जरूरी होगा फॉर द एंड ऑफ जस्टिस के लिए, आर टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या कोर्ट की अब्यूज को, कोर्ट की किसी गलती को सुधारने के लिए। अब इसमें कीमती नुक्ते कौन से हैं? सबसे पहले आपसे पूछेगा कि क्या इनहेरिटेंस पावर के ऊपर कोई लिमिटेशन होती है या कोई उसके ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट कोई चीज डाल सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं डाल सकती, पहली बात। नंबर 2, आपसे लॉ गेट के अंदर पूछेगा कि इनहेरिटेंस पावर किस लिए की जाती है? आप कहेंगे किस लिए? नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस के लिए, और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट की अब्यूज जो है ना, अब्यूजमेंट ऑफ कोर्ट को रोकने के लिए। तो किसके लिए? फॉर द एंड ऑफ जस्टिस के लिए, आर टू प्रिवेंट या रोकने के लिए अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट की प्रोसेस की अब्यूज को रोकने के लिए। अब आपसे लॉ गेट में पूछ लेगा इसमें लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है, जो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है वो इसके ऊपर असरअंदाज होता है? कहेंगे नहीं। यानी सिंपल वर्डिंग में 151 जो है ये बड़ी हैवी पावर है किसकी? सिविल कोर्ट की, और इस इनहेरिटेंस पावर पे कोई चीज असरअंदाज नहीं होती। यहां तक का था हमारा सेक्शन खत्म हो गया। हमारा में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज।